एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक का मतलब है किसी चीज को बेहद छोटी मात्रा, किसी बड़े सिस्टम की अकेली इकाई जिसे घटाना संभव नहीं हो, वृहद ऊर्जा या शक्ति का स्रोत। और हैबिट्स का मतलब है एक दिनचर्या या दस्तूर जिसे नियमित रूप से किया जाता है, किसी विशेष स्थिति में स्वचालित प्रतिक्रिया। तो ये होते हैं एटॉमिक हैबिट्स का मतलब। तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में पढ़ने वाले हैं। परिचय, मेरी कहानी। हाई स्कूल के मेरे दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। अचानक मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट तेजी से पड़ा। हुआ ये था कि मेरे सहपाठी ने पूरी ताकत से प्रहार किया था, लेकिन बैट उसके हाथों से फिसल गया। यह उड़कर मेरी तरफ आया और ठीक मेरी आंखों के बीच टकराया। मुझे प्रहार के पल की कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे से टकराया कि इसने मेरी नाक को यू आकार में दबाकर विकृत कर दिया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेरे मस्तिष्क का नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर टकराया। तुरंत ही मेरे दिमाग में सूजन की लहर दौड़ गई। एक ही पल में मेरी नाक टूट गई थी। मेरी खोपड़ी में बहुत से फ्रैक्चर हो गए थे और मेरी आंखों के खांचे भी अस्त व्यस्त हो गए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद करने के लिए दौड़ रहे थे। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपने कपड़ों पर लाल धब्बे दिखे। मेरे एक सहपाठी ने अपनी शर्ट उतारकर मुझे दे दी। खून की धार रोकने के लिए मैंने वह शर्ट अपनी टूटी नाक पर लगा ली। मैं सदमे में था और चकरा रहा था। मुझे दरअसल पता ही नहीं था कि मुझे कितनी गंभीर चोट लगी है। मेरे टीचर ने मेरे कंधे पर अपनी बाह रखी और हम पैदल ही नर्स के ऑफिस की तरफ जाने लगे, जो काफी दूर था। मैदान के पार, पहाड़ी से नीचे और स्कूल के अंदर। बहुत से हाथ मेरे बगल वाले हिस्से को सहारा दे रहे थे और मुझे सीधे खड़ा रहने में मदद कर रहे थे। हम धीरे धीरे नर्स के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक एक मिनट महत्वपूर्ण था। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुंचे तो उसने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा साल चल रहा है? मैंने जवाब दिया 1998। दरअसल 2002 चल रहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन। सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? उफ, मैं अटक गया और 10 सेकंड तक अटका रहा। पैटी, मैंने आखिरकार कहा और इसी तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए थे। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरे शरीर के मस्तिष्क की तेजी से बढ़ती सूजन को संभाल नहीं सकता था, इसलिए एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरे शरीर की गतिविधियां बंद होने लगी और मुझे थूक निकलने और सांस लेने जैसे बुनियादी काम करने में भी काफी मुश्किल आने लगी। तभी मुझे उस दिन का अकड़न का पहला दौरा पड़ा। फिर मेरी सांस पूरी तरह रुक गई। डॉक्टरों ने तेजी से मुझे ऑक्सीजन दी और वह इस निर्णय पर पहुंचे कि स्थानीय अस्पताल इस स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह नहीं संभाल सकता। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि मुझे सिनसिनाटी के ज्यादा बड़े अस्पताल में पहुंचाया जा सके। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम के दरवाजे से बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर सड़क के पार खड़ा था। ऊबड़ खाबड़ फुटपाथ पर स्ट्रेचर आवाज कर रही थी। जब एक नर्स मुझे धका रही थी और दूसरी नर्स पंप से मुझे सांस दे रही थी तो कुछ ही पल पहले मेरी माँ अस्पताल आ गई थी और वह भी मेरे साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। मैं बेहोश था और अपने दम पर सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन वह पूरी यात्रा में मेरे साथ हाथ थामे रही। जब मेरी माँ मेरे साथ हेलीकॉप्टर में थी तो पिताजी घर पर मेरे भाई बहन से मिलने और उन्हें ये खबर देने गए। उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए मेरी बहन को बताया कि वह उस रात उसकी 8वीं ग्रेड की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर उन्होंने मेरे भाई बहन को परिवार वालों और मित्रों के हवाले किया। इसके बाद वे कार से मेरे और माँ के पास सिनसिनाटी पहुंचे। जब माँ और मैं अस्पताल की छत पर उतरे तो लगभग 20 डॉक्टरों और नर्सों की टीम हेलीपैड पर तेजी से आई और मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर ट्रॉमा यूनिट के अंदर ले गई। इस समय तक मेरे मस्तिष्क की सूजन इतनी गंभीर हो चुकी थी कि मुझे ट्रॉमा के बाद वाले अकड़न के दौरे लगातार पड़ रहे थे। मेरी टूटी हड्डियों को सही करने की जरूरत थी, लेकिन मैं ऑपरेशन कराने की स्थिति में नहीं था। एक और अकड़न के दौरे के बाद, जो उस दिन मेरा तीसरा था, डॉक्टरों ने मुझे दवा देकर बेहोश कर दिया और वेंटिलेटर पर रख दिया। मेरे माता पिता के लिए यह अस्पताल अजनबी नहीं था।
10 साल पहले भी वे इसी अस्पताल में आए थे जब मेरी बहन को 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया हो गया था। उस वक्त मैं 5 साल का था और मेरा भाई केवल 6 महीने का था। अंत सुक्त रहा था क्योंकि 2.5 साल की कीमोथेरेपी उपचार, स्पाइनल टैप्स और बोन मैरो बायोप्सीज के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर अस्पताल से बाहर निकल आई। अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता को फिर पुरानी जगह पर आना पड़ा था। बस संतान अलग थी। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल वालों ने मेरे माता पिता को ढाढ़स बांधने के लिए पादरी और समाज सेवक को बुलाया। यह वे पादरी थे जो उनसे 1 दशक पहले शाम को मिले थे जब माता पिता को मेरी बहन के कैंसर का पता चला था। जब दिन रात में बदला तब कई मशीनें मुझे जीवित रखी हुई थी। मेरे माता पिता अस्पताल के गद्दे पर बेचैनी से सोए। एक पल वे थकान से चूर होकर आंखें बंद कर लेते थे, अगले ही पल वे चिंता के मार आंखें खोल लेते थे। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक थी। तो इसी के साथ परिचय का पहला पार्ट कंप्लीट होता है और इसके आगे भी इसके और पार्ट्स है। अगर यहाँ तक आपने ये ऑडियो बुक सुन ली हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, कमेंट्स और थॉट्स। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।